आज के करंट अफेयर्स 17 जुलाई 2020। सबसे पहला आपको पता होगा इस टाइम राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट अनस्टेबल हुई पड़ी है। तो उसके चलते हुए जो राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसके स्पीकर के पास एक पावर होती है। जब भी कोई लोग पार्टी से डिफेक्ट करते हैं, पार्टी से हटते हैं, ठीक है, मतलब पार्टी को छोड़ते हैं या पार्टी के जो लाइंस हैं उससे अगेंस्ट वोटिंग करते होते हैं, तो जो हमेशा स्पीकर होता है ना एसएलए का, ठीक है, मतलब ये सेम पावर पार्लियामेंट में भी आगे मैं बताऊंगा, वो एंटी डिफेक्शन लॉ लगा सकता होता है। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है अपना दल बदलना। ये बेसिकली ये जो चीज है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। एंटी डिफेक्शन वाला जो चीज थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। बेसिकली हुआ क्या, जो इंडिया में 90s, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दो इसकी, 1970s और 80s का जो टाइम था ना, इस पे एक ट्रेंड शुरू हो गया था कि जो तुम्हारे एमपी और एमएलए थे ना, इन्हें खरीद लिया जाता था। हाँ, किसी का माइक ऑन है, चेक कर लो। हाँ, इनकी 70s और 80s के टाइम पे क्या हो रहा था इंडिया में, इसे कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का क्या मतलब है? हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है कि दूसरी पार्टी के कुछ एमपी या एमएलए खरीद लेना और अपनी सरकार मेजोरिटी में लाके अपनी सरकार बना लेना। ठीक है, उन्हें पैसे देते थे, मिनिस्ट्रियों का लालच देते थे किसी भी तरीके से, तो बनी बनाई सरकारें गिरा देते थे और अपनी सरकारें बना लेते थे एमपी एमएलए खरीद के। तो ये चीज को अब रोकने के लिए और एक स्टेबल सरकार बनी रहे, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लाने का फैसला किया गया। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, इसे आम लैंग्वेज में बोला जाता था आयाराम गयाराम। इसका क्या मतलब है कि ऐसे इतनी फ्रीक्वेंटली तुम्हारे एमपी और एमएलए, ये सारे जितने भी तुम्हारे लेजिस्लेटर्स हैं, ये इतनी फ्रीक्वेंटली अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बदल जाते थे, कहते थे कि बस आया है अभी राम, किसी और ने खरीद लिया। हाँ जी सर। आवाज कट रही है सर आपकी। बाकियों को मेरी आवाज कट रही है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। राजेश जी थोड़ी साइड तो प्रॉब्लम है, चेक करो। आया राम गया राम, ठीक है, कि ये ट्रेंड शुरू हो गया था कि कोई पार्टी ज्वाइन करता था, कोई और कोई खरीद लेता था उसे, फिर छोड़ के चला जाता था। इस पूरे ट्रेंड को खत्म करने के लिए लेजिस्लेशन पास की गई। तो बेसिकली सबसे पहले अब इसमें क्या क्या याद रखना जरूरी है हमें, राजस्थान की कंट्रोवर्सी हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, चाहे हमारे न्यूज चैनल्स को बहुत ही स्पाइसी न्यूज लगती हो कि सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पर हमारे एग्जाम के लिए ये सारी चीजें नहीं जरूरी होती। हमारे एग्जाम के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बैक साइड पे दिए हैं शेड्यूल, जो बहुत सारी चीजों की डिटेल प्रोवाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही है शेड्यूल। उसमें से एक शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन की बात करता है। सबसे पहले तो कौन सा शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन की बात करता है? ये स्टेट सर्विसेज जैसे पीसीएस, एचएएस, एसओ में क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा है? 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। एंटी डिफेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में है? डायरेक्ट आंसर 10th शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी, ये जो 10th अमेंडमेंट था, मैंने आपको 10th शेड्यूल जो है, मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, ये बाद में डाला गया है, ये एंटी डिफेक्शन पूरा बाद में डाला गया है। तो ये कौन सी अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया? 1985 में 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया था। कौन सी अमेंडमेंट से? 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये अगला क्वेश्चन बनता होता है प्रीलिम्स में कि 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में हुई थी, उससे 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया गया था। तो मैं आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था? 52nd अमेंडमेंट 1985, उसका आंसर सही है, ठीक है।
उसके बाद इससे आज तक टोटल अमेंडमेंट 2 बार ही हुई है, 91st भी हुई है। ये हम मेन पॉलिटी के टाइम पढ़ते होते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज के कैसे ग्रुप में तुम पहले डिफेक्ट कर सकते थे, बाद में हटा दिया गया। वो वाला कंसेप्ट अभी के लिए फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर में, वो हम पॉलिटी के टाइम जब डिटेल में एंटी डिफेक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं तब कवर जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये पूरा चैप्टर है ऐसे। तो यहाँ पे तो करंट अफेयर्स में जितना टू द पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हम यहाँ से कवर करते हैं, कुछ हम लेक्चर से कवर करेंगे। सो इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते हुए डिस्क्वालीफाई कौन करता है। देखो एक चीज याद रखना, वैसे एमपीज को, पार्लियामेंट की बात करूं, अगर एमपीज को किसी भी और किसी ग्राउंड पे, एंटी डिफेक्शन को छोड़ के किसी भी और ग्राउंड पे जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई होना होता है ना, मैं तुम्हें इसका भी आंसर बता रहा हूँ, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता होता है तुम्हें, मतलब कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पूछा जा सकता है, किसी भी ग्राउंड पे एमपीज को अगर डिस्क्वालीफाई करना है, या वो जैसे 90 दिन तक अगर एब्सेंट रहे बिना बताए, ये सारी कंडीशंस में उन्हें कौन डिस्क्वालीफाई करता है, एक एमपी को कौन डिस्क्वालीफाई करता है, उसका आंसर होता है प्रेसिडेंट with consultation of इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किसी और ग्राउंड पे, एंटी डिफेक्शन के साथ मत कंफ्यूज करना, बाकी सबका आंसर ये होता है। बाकी कोई भी और ग्राउंड तुमसे पूछा गया कि एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है, किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है, वो कौन करेगा, उसका आंसर हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है विद कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये उसका आंसर होता है सही, ठीक है। हर चीज का आंसर ये सही होगा एमपीज के केस में, एमएलए के केस में बस यहाँ पे गवर्नर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंटी डिफेक्शन के टाइम फिर कौन काम करता है, एंटी डिफेक्शन के टाइम इसके लिए प्रोविजन अलग है, इसलिए मैंने पहले तुम्हें दूसरा आंसर बता दिया। एंटी डिफेक्शन के टाइम क्या होता है, देखो एक तुम्हारी सेंटर में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अपने 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा हर स्टेट, जितनी भी स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सबकी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब किसी ना किसी को तो इन हाउसेस को चलाना होता है ना कोई तो टॉप की, हमेशा देखा है, अंदर फोटो देखी होगी, कभी वीडियोस में लड़ते देखा होगा, एक बंदा टॉप पे बैठा होता है, वो पूरे हाउस को चला रहा होता है, उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, मतलब यहाँ पे उसे स्पीकर बोला जाता है, लोकसभा में भी उसे स्पीकर बोला जाता है, राज्यसभा में चेयरमैन बोला है, कुछ नहीं, नाम में फर्क है, अल्टीमेटली सारे के सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या मतलब होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब वो होता है कि जो पूरे हाउस को चलाता है, जो बताएगा अब कौन बोलेगा, कौन सा बिल की सुनवाई शुरू होगी, ये जो सारी चीजें बताता है उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें अलग अलग बता दिए कि लेट्स सपोज लोकसभा के केस में पूछ लिया जाए, राज्यसभा के केस में पूछ लिया जाए, तो तुम्हें हेड भी पता हो, चाहे हम ये पॉलिटी में पढ़ते हैं डिटेल में, पर इतनी चीज अगर तुम्हें स्पेसिफिकली मतलब ये पूछ लिया तो ये आंसर होगा, नहीं तो आंसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब इन टोटल प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि एंटी डिफेक्शन लागू होगा या नहीं होगा। तो लेट्स सपोज लोकसभा के अंदर की बात है, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर बताएगा कौन एंटी डिफेक्शन के अंडर डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है। तो ये पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा केस में स्पीकर हो गया, राज्यसभा केस में चेयरमैन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के केस में भी उसका अपना स्पीकर, ठीक है, वो डिसाइड करता है। स्पीकर सिर्फ एक पोस्ट के लिए बोला जाता है जो पूरे हाउस को चलाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन जनरल कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, सर स्पीकर सर अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ? नहीं, स्पीकर के पास ही पावर है कि वो खुद डिसाइड करेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये तो मैंने तुम्हें पहले बताया, तभी मैंने बताया कि बाकी सारे केसेस में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है।
यहाँ पे डिसाइडिंग पावर ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। सर दोनों केसेस विच जुडिशियल रिव्यू हो सकता हाँ है? जी बिल्कुल। जुडिशियल देखो, जब ये ओरिजिनली 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, अब मैं तुम्हें ओरिजिनल प्रोविजन भी पूछ लूं कि बाय चांस स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आते हैं ना कई बार, ओरिजिनल प्रोविजन भी पूछ लेते हैं कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, मतलब ओरिजिनली इसके अंडर क्या था। ओरिजिनली जब इस लॉ को बनाया गया, इसे जुडिशरी के रिव्यू से, जुडिशरी के इंटरफेरेंस से बाहर रखा गया, यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं अलाउड था। पर ये चीज कोर्ट ने 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने ये खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो किसी जेन्युइन, लेट्स सपोज जैसे अभी सचिन पायलट का इशू बोला जा रहा है, सचिन पायलट क्या है, तुम्हारे बीजेपी को भी नहीं ज्वाइन कर रहा, उसने कोई अलग से, हाँ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से टूट के सबको तोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है, तो राम आया राम गया, ट्रेंड का पार्ट नहीं है। लेट्स सपोज वो जेन्युइनली एग्री नहीं करता पॉलिसी से, तुम तो एक जेन्युइन वॉइस को भी दबाने को घूम रहे हो इसके थ्रू, तो कोर्ट की इंटरफेरेंस तो इसमें होनी ही चाहिए। तो 1992 तुमसे ये साल भी पूछा जा सकता है, मतलब एक स्टेटमेंट के तौर पे कि किस साल ये स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। 1992 तक, 85 में देखो ये लॉ बना था, 1992 तक कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। अब 1992 के बाद से कोर्ट्स अलाउड हैं ये इसके अंदर इंटरफेयर करने के लिए कि क्या डिफेक्शन, जो डिस्क्वालिफिकेशन की गई है एंटी डिफेक्शन के अंडर, कि उन्हें निकाला गया हाउस से, वो सही निकाला गया या नहीं निकाला गया। मतलब ऑब्वियसली अगर उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाता है, उनकी सीट चली जाती है, वो सीट खाली हो जाती है, ठीक है। पर कोर्ट ने एक कंडीशन जरूर लगाई, कंडीशन ये लगाई कि कोर्ट तभी इंटरफेयर करेगा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना फैसला सुना चुका है, वो उस फैसले के ऊपर अपना फैसला देगा। तो पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपना फैसला देना पड़ेगा, फिर जाके कोर्ट कहीं दखल कर पाएगा। जैसे अब हुआ क्या है, अब मैं तुम्हें राजस्थान के केस बताता हूँ। सबसे पहले सचिन पायलट और उसके साथ कुछ एमएलए ने डिफेक्ट किया, ठीक है, मतलब कांग्रेस को छोड़ने की बात की, वो कहते हम एग्री नहीं करते, हम अलग होना चाहते हैं। उसके बाद बिकॉज कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है ना, वही एक तरह से अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुन के बैठी होती है, तो हमेशा स्पीकर उसके फेवर में ही होता है। तो उसने क्या किया, उसने एंटी डिफेक्शन के चलते हुए इन सबको निकालने का ऑर्डर जारी कर दिया कि ये सारे एंटी डिफेक्शन के अंडर आ गए। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर जारी कर दिया है ना कि सचिन पायलट और उसके साथ के जितने 18 एमएलए हैं उन सबको निकाल दिया जाए, ठीक है, उनकी सीट खाली कर दी जाए। तो उसके अगेंस्ट अब वो सचिन पायलट और जो बाकी 18 लोग हैं, ये सब हाई कोर्ट जा रहे हैं इस ऑर्डर को चैलेंज करने। तो यही सब कुछ तो मैंने तुम्हें बताया कि स्टेट वाले ऑब्वियसली हाई कोर्ट जाएंगे, सेंटर वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब पार्लियामेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट आएगा, स्टेट्स के केस में उनका हाई कोर्ट आएगा, पर ये चैलेंज हो सकता है डिसीजन। सर जो दूसरा केस ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी। जो उसमें क्या होता है, उसमें जुडिशियल रिव्यू कहाँ होता है, जो मैंने तुम्हें पहले केस बताया था कि जो प्रेसिडेंट निकालता है, उसमें जो कंसल्टेशन है ना, कंसल्टेशन के ऊपर तुम जुडिशरी में जा सकते हो। कंसल्टेशन यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस चैलेंज हो सकती है। मतलब ऑब्वियसली प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं चैलेंज हो सकता, प्रेसिडेंट हमेशा याद रखो इंडिया का हाईएस्ट पोस्ट है, तुम प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं चैलेंज कर सकते, तुम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये कंसल्टेशन चैलेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली ये कंसल्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इलेक्शन कमीशन, इसका जो पूरा प्रोविजन है, हम चाहे पॉलिटी में ये पढ़ते हैं और ये अभी इस करंट अफेयर का पार्ट नहीं, पर मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि कहीं पूछा जा सकता है, तो चलो बात छिड़ी है तो हम उस चीज को डिस्कस कर लें। इलेक्शन कमीशन ये जो कंसल्टेशन का मतलब होता है एडवाइस देना, ये जो एडवाइस है ना, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। तो तुम एक तरह से प्रेसिडेंट को चैलेंज नहीं कर रहे हो। लेट्स सपोज प्रेसिडेंट ने ऑर्डर भी पास कर दिया, तो उसे इसलिए नहीं बोला जाता, इसलिए ऐसे बोला जाता है कि तुम प्रेसिडेंट को चैलेंज नहीं कर रहे हो, तुम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन को चैलेंज कर रहे हो कि उन्होंने जो एडवाइस दी है वो एडवाइस गलत है। प्रेसिडेंट अपने जगह सही है। देखो तुम इंडिया के टॉप ऑफिस को, कहीं पे भी इंडिया का टॉप ऑफिस तुम कहीं पे भी लिटरली देखोगे ना,
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ऐसा नहीं है जो प्रेसिडेंट को चैलेंज करता है, ठीक है। हमेशा अगर इमरजेंसी का केस आता है, लेट्स सपोज जब हम इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ते हैं, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस चैलेंज होती है। प्रेसिडेंट कभी भी इंडिया में चैलेंज मतलब डायरेक्टली नहीं होता। कहने को तो तुम ऑब्वियसली कह ही सकते हो कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर को ही चैलेंज हुए हैं, पर बात जब आती है तो ये आती है कि किसी और के एडवाइस पे बेचारा काम करता है, तो एडवाइस गलत है तभी तो उसने साइन किया, तो एडवाइस चैलेंज होती है। ठीक है हर्ष, क्लियर? यस सर। तो एक जो लास्ट पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर कोई लेट्स सपोज पर्सन डिफेक्ट करता है, अगर वो अपनी पार्टी छोड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा ही लगेगा। ये चीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये मर्जी हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होगी, ठीक है। और उससे भी पहले किसी ना किसी, जो जिस पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स सपोज इस केस में कांग्रेस है, कांग्रेस को प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लिख के देना पड़ेगा शिकायत के तौर पे कि इन लोगों को निकालो। तो अगर लेट्स सपोज कोई एंटी डिफेक्शन हुआ है, कांग्रेस लिख के ही नहीं देती, तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मर्जी है वो ये एप्लीकेशन ले या ना ले, तो उसने मना कर दिया तब भी एंटी डिफेक्शन नहीं लगता। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ही कोई अपनी मेंबरशिप किसी पार्टी की छोड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो स्टेटमेंट गलत होगी। ऑटोमेटिकली इसमें कुछ भी नहीं होता। इसे छोड़ो, ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, पार्लियामेंट की किसी भी चीज में कुछ भी नहीं होता। ऑटोमेटिक वाले ज्यादातर तुम्हारे 95% जो ऑप्शंस होते हैं पार्लियामेंट के किसी भी प्रोसेस के, 95% ऑप्शंस हमेशा गलत होते हैं। कुछ भी पार्लियामेंट में ऑटोमेटिक नहीं होता, सब कुछ एक प्री डिफाइंड प्रोसेस से चलता है। इसमें भी ये चीज याद रखना, जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा, ठीक है, जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर? ये किसने लाइन मारी है? अपनी लाइन मिटाओ ये। पढ़ी रहने दो, फिर दोबारा ही ओपन कर दो। ये मैं आज एनोटेशन बंद करना भूल गया, तो चलो नेक्स्ट इज सेकंड जो करंट अफेयर है, वो हमारे इंडिया के लिए एक प्रोग्रेस वाली न्यूज है। वो है हमारे मैटरनल मोर्टालिटी रेट के ऊपर। सबसे पहले मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है, एमएमआर। देखो इसकी डेफिनेशन के थ्रू ही मैं बताता हूँ। WHO की जो डेफिनेशन है, जब भी एक मैटरनल डेथ होती है, किसी मतलब वुमेन की डेथ होती है ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान, या 42 डेज अगर उन्होंने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई है, ठीक है। कोई भी कंडीशन, देखो 9 मंथ्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं वो, ठीक है, डिलीवरी के टाइम या किसी पीरियड में टर्मिनेट करवाई थी, इन उसके 42 डेज तक अगर उस वुमेन की डेथ हो जाती है, उसे मैटरनल मोर्टालिटी रेशो में गिना जाता है। मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ, मैटरनल मतलब चाइल्ड केयर से जोड़ा जाता है, मदर चाइल्ड, मदर से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो मैटरनल मदर की अगर किसी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज से डेथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी, या अगर टर्मिनेट करवाई थी प्रेगनेंसी तो 42 डेज के अंदर अंदर, उसे कहते हैं MMR, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तो इसे
इंडिया का ये MMR लगातार कम होता जा रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा हेल्थ सेक्टर ओवर द टाइम इम्प्रूव कर रहा है, हम हर जगह अपनी हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, तो अब 113 पे ड्रॉप कर गया ये। ठीक है, 122 से, और उससे पहले 130, तो लगातार देखो ड्रॉप आ रहा है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो तुम्हें ये बन सकती है कि MMR इंडिया में, मतलब अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाने हो, पहली स्टेटमेंट तो ये बन सकती है कि इंडिया ने लगातार डिक्रीज रजिस्टर किया है MMR में। तो वो स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? हाँ जी, सही होगी सर। बिल्कुल वो सही होगी। देखो लगातार हम नंबर डिक्रीज होता हुआ रजिस्टर कर रहे हैं ना। सबसे पहले 130 था, 130 से कम होके 122 हो गया, 122 से कम होके 113। ये क्या है? ये डेथ्स हैं। पहले 130 डेथ्स होती थी, कितनी पर कितना? 1 लाख चिल्ड्रन 1 लाख लाइव लाइव बर्थ। बर्थ। ठीक है, ये चीज लाइव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। देखो MMR की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, स्टेट सर्विसेज भी पूछ सकती है, यूपीएससी दोबारा भी पूछ सकती है। MMR की डेफिनेशन बाकी जितने भी हम इंडाइसिस पढ़ेंगे इन सबसे थोड़ी सी अलग पड़ती है। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ। जो बच्चे जिंदा पैदा हुए हैं उन्हें गिना जाता है इसमें। ठीक है, तो कितनी मदर्स की डेथ हुई है कंपेयर टू 1 लाख जब बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया का अब नंबर किस पे गिर चुका है? 113, यानी कि हर लाख लाइव बर्थ के लिए इंडिया में 113 मदर्स की डेथ हो जाती है। तो ओवर द टाइम ये नंबर, ऑब्वियसली अभी भी नंबर ये बहुत बड़ा है, पर वी आर ट्राइंग, और इसी से ही ये प्रोग्रेस है कि हम 130 से 113 पे तो आ ही गए हैं। एटलीस्ट इतनी जाने तो हम बचाने लग ही गए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट भी होगी। क्लियर है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ना तुम्हारे यूनाइटेड नेशंस के टारगेट्स हैं कुछ, जो हर देश कोशिश कर रहा है हमने 2030 तक अचीव करने हैं। 2030 तक हमने टारगेट्स अचीव करने हैं कि हमने अपने कंट्री में क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली, क्योंकि सारी कंट्रीज इसमें सब्सक्राइब कर रही हैं, तो सारे की सारी दुनिया में ये इंप्रूवमेंट्स हो पाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने टारगेट्स हैं? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। ये ना बाइंडिंग नहीं है, पहली बात तो ये मानने जरूरी नहीं है, पर ये सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस चीज की तरफ पॉइंट करते हैं कि एक अच्छी लाइफ अपनी सिटीजन्स को कैसे दी जाए ओवरऑल, और एक अच्छी इन्वायरमेंट कैसे उनके लिए क्रिएट की जाए। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 गोल्स हैं। ये हम इंटरनेशनल रिलेशंस के टाइम पढ़ेंगे डिटेल में। वैसे मैं बता दूं, जैसे पहला गोल है कि हमने पावर्टी खत्म करनी है। ठीक है, दूसरा गोल क्या है? हमने हंगर खत्म करनी है। ठीक है, तीसरा गोल क्या था? तीसरा गोल तो इसी से जुड़ा हुआ है, हाँ, गुड हेल्थ एंड वेलनेस के साथ। मतलब खुद देखो, इसमें सारी तुम्हारी पॉपुलेशन को बेटर बनाने की चीजें हैं कि पावर्टी खत्म करनी है, नो पावर्टी, कोई गरीबी रेखा से नीचे ना रहे। ठीक है, कम से कम बंदा के पास इतने पैसे हों कि वो 3 चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टाइल है, रोटी कपड़ा और मकान तो एटलीस्ट अफोर्ड कर ही पाए। ठीक है, हंगर, कोई भी तुम्हारी पॉपुलेशन में अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, कोई भी भूखा ना रहे, इस चीज का स्टेट ध्यान रख पाए, सबको अच्छी हेल्थ मिले। तो उसके चलते हुए थर्ड टारगेट ही तो मैंने बताया, जिसके अंदर वन ऑफ द टारगेट्स, उसके अंदर फिर सब टारगेट्स भी हैं, वो हमने याद करने नहीं जरूरी होते, बस ये सिर्फ 17 के 17 याद करने हैं। यानी याद करने का तरीका होता है वो, कभी अगर उसके ऊपर न्यूज आती है, हर साल बारी आई जाती है, बिकॉज इंडिया ने हर साल यूनाइटेड नेशंस को सबमिट करने होते हैं कि हमारी क्या प्रोग्रेस हुई है इस पे। तो वो तब कोई ना कोई करंट अफेयर जरूर बनेगा, तब हम सारे के सारे याद करेंगे। ठीक है, तो यही थर्ड टारगेट में जो गुड हेल्थ वाला था, इसके अंडर ही MMR भी आ जाता है।
एमएमआर का टारगेट क्या है? अब देखो ये चीज क्योंकि करंट अफेयर में आ गई है तो हम इसके एमएमआर के टारगेट जरूर याद रखेंगे। हमारा टारगेट है कि 70 से नीचे लेके जाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो टारगेट है कि 70 से नीचे लेके जाना है 2030 तक। तो हम ऑलमोस्ट उसी पाथ पे हैं, ठीक है, कम होता जा रहा है, हम अचीव भी कर सकते हैं। अगर अब इंडिया के अंदर बात की जाए कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डेथ्स कहाँ हो रही हैं और सबसे कम डेथ्स कहाँ हैं, तो असम इसमें सबसे आगे बढ़ता है, ठीक है। असम में एक्चुअली क्या कहते हैं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर तुम कंपेयर करोगे वो बहुत ही पुअर है। मतलब ये तुम्हारे ईस्टर्न साइड पे माना जाता है कि तुम्हारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द पुअरेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स में तुम्हारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा, जब अभी कोविड को लेके भी ना बहुत बड़ा खतरा है कि जैसे अभी असम ने तो 15 दिन का लॉकडाउन कर दिया है। असम में मेरे ख्याल से अभी मेरे डेज नहीं कंफर्म, पर असम ने लॉकडाउन कर लिया अपने आप को फिर से, ठीक है। असम को ये बार बार करना पड़ेगा। यही चीज अभी क्या कहते हैं तुम्हारा, मेरे ख्याल से कुछ एरिया बिहार के भी लॉकडाउन में गए हैं। वो क्यों है? क्योंकि तुम्हारा जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और लेट्स सपोज लोग ज्यादा बीमार पड़ने लग गए, तुम कहाँ रखोगे उन्हें? ओरिजिनली हमारा जो लॉकडाउन करने का मेन एम था वो यही था कि अगर हम नंबर कंट्रोल कर पाए, वो स्टार्टिंग के दिनों में कि पहले 15 दिन फिर 21 दिन वो जो एक्सटेंड किया, उसका बेसिकली पीछे मकसद ये था कि अगर हम नंबर कंट्रोल में ला पाए, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया का ही कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब ओवरऑल तुम देखो प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के पब्लिक सेक्टर अच्छा नहीं है। और माना जाता है कि इंडिया की 80% पॉपुलेशन प्राइवेट सेक्टर का खर्चा नहीं उठा सकती। तो 80% पॉपुलेशन ने जाना तुम्हारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतनी बड़ी तादाद को नहीं संभाल सकते। तो हमारी ये कोशिश थी कि अगर हम नंबर ही संभाल लें तो इंडिया इससे पास ऑन कर जाएगा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर नहीं पड़ेगा। पर हुआ क्या है, हमारे लॉकडाउन फेल हुए हैं, ठीक है, हमारे नंबर तब नहीं कंट्रोल हो पाए और अब इंडिया सेकंड हाईएस्ट कोविड के केसेस पे है। और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, हम शायद अगले 1.5 महीने में नंबर 1 पे भी आ जाएंगे। तो इसमें कोई शान की बात नहीं है, पर जनरली कि हमारा एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर रहा है। देखो अगर तुमने लॉकडाउन करना था तो फिर इन्फोर्समेंट बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए थी। चाहे वीडियोस बहुत आई मार पिटाई की, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है, तभी केसेस नहीं रुके। चलो, हमारे हाईएस्ट एमएमआर है असम में, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 197। हमारे लोवेस्ट है केरला में। देखो केरला ऐसी स्टेट है जो बहुत सारी चीजों में, जैसे एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी, दोनों में लीड करती है उस सारी स्टेट्स को इंडिया में, ठीक है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स रही हैं यहाँ पे, तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। तो इस कारण केरला में लोएस्ट है इंडिया का, ठीक है, वो 43 पे है, तो इस टारगेट से भी बहुत नीचे है। क्लियर है? अब स्टेट सर्विसेज जो तुम्हारे पीसीएस, एचएएस या कोई और तुम गवर्नमेंट एग्जाम में अपेयर होना चाहते हो, उसके लिए एक स्टेट सर्विसेज का फैक्ट, ब्राजील के प्रेसिडेंट को बिकॉज कोविड हुआ था वो रिकवर कर गए। उनका नाम यार बोल्सोनारो, ये याद रखना है, ठीक है। यार बोल्सोनारो नाम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राजील का प्रेसिडेंट कौन है, उसका आंसर होगा यार बोल्सोनारो। क्लियर है? कोई डाउट किसी भी करंट अफेयर पे? नहीं? सर इंटरनल सिक्योरिटी ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਜੀ क्लास? वो तो पीसीएस के टाइम में लगेगी ना, अभी हफ्ते ठीक दो है सर, हफ्ते में, ठीक है, शुरू हो जाएगी। मतलब ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ हाँ, ਸਰ। एक ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਈਅਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ?
हाँ जी बिल्कुल, एक तो वो पढ़ लो। अगर तुम कोई किताब चाहते हो, मैं तुम्हें किताब के रिकमेंडेशन जो हमारी तरफ से भी बच्चों को जाती है, वो तुम्हारी एम कार्तिकेयन की इंटरनल सिक्योरिटी किताब है, पतली सी किताब है, वो पढ़ लो। उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, प्लस इंडिया ईयरबुक का डिफेंस का चैप्टर पढ़ लो। ठीक है बस सर। कंप्लीट है तुम्हारी प्रिपरेशन। ठीक है, बाकी हम ठीक है हफ्ते सर। दो को हफ्ते तक बस हो जाएगी वो भी, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये थे आज के करंट अफेयर।